तो यहाँ पे हम स्टार्ट करें डिप्टी स्पीकर का। डिप्टी स्पीकर जो है लोकसभा के मेंबर्स में से ही इलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले जो स्पीकर का इलेक्शन होता है वो इलेक्ट होके आते हैं। इसके बाद जो है डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इलेक्शन की जो डेट है डिप्टी स्पीकर की वो स्पीकर डिसाइड करते हैं यहाँ पे। ठीक है। अगर इन केस किसी वजह से डिप्टी स्पीकर जो अपनी सीट वैकेंट कर देते हैं तो हम यहाँ पे नया डिप्टी स्पीकर यहाँ पे इलेक्ट कर लेते हैं। जो डिप्टी स्पीकर टेन्योर रहता है वो ऑब्वियसली बात है लोकसभा के टेन्योर की तरह रहता है। मतलब जब तक लोकसभा 5 साल चल रहे हैं तब तक डिप्टी स्पीकर अपना रोल पूरा करेगा। इन केस ये 3 कंडीशंस फॉलो होती है तो डिप्टी स्पीकर रिजाइन कर सकता है। फॉर एग्जांपल उनको लोकसभा के मेंबर्स से हटा दिया जाता है, या फिर डिप्टी स्पीकर अपना रिजिग्नेशन स्पीकर को सबमिट करके रिजाइन कर देते हैं, या फिर उनके खिलाफ एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है जो कि इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो जाता है प्लस 15 डे एडवांस नोटिस। ठीक है। इसके बाद डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर के एब्सेंट या वैकेंट होने पर स्पीकर की पावर को एज्यूम करता है, स्पीकर की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है। उनके पास जितनी भी स्पीकर के पास पावर रहती है वो सारी पावर डिप्टी स्पीकर के पास भी रहती है। ठीक है। इसके बाद जॉइंट सीटिंग। डिप्टी स्पीकर अगर जॉइंट सीटिंग में प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह वर्क कर सकता है अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं हो तो। इसके बाद यहाँ पे जो डिप्टी स्पीकर है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है हाउस को। ठीक है। इसके बाद अगर किसी डिप्टी स्पीकर किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनाया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसके चेयरमैन बन जाते हैं डिप्टी स्पीकर। यहाँ पे डिप्टी स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह वर्क कर रहा है तो उस टाइम पे वो इनिशियल इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमेशा अगर टाई होता है तो कास्टिंग वोट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर उनके खिलाफ रिमूवल रिजोल्यूशन चल रहा है, लोकसभा में रिमूवल रिजोल्यूशन चल रहा है, तो वो ऑफिस में एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर वर्क नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर है तो डिप्टी स्पीकर एज ए नॉर्मल लोकसभा मेंबर की तरह बिहेव करते हुए परफॉर्म करते हैं। उनको सैलरी जो है यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। इसके बाद 10th लोकसभा तक यहाँ पे जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों रूलिंग पार्टी से आते थे, लेकिन बाद में ये चेंज होता है और 11th लोकसभा से कंसेंसस बनता है कि जो स्पीकर है वो आएगा रूलिंग पार्टी से और जो डिप्टी स्पीकर है वो आएगा मेन अपोजिशन पार्टी से। ठीक है। इसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कोई अलग से ओथ, सेपरेट ओथ और अफर्मेशन यहाँ पे नहीं लेते हैं। ओरिजिन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में मॉन्टेग्यू क्लेमफर्ड रिफॉर्म्स में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोजीशन लाई जाती है, लेकिन इनको स्पीकर ना बोल के हम उस टाइम पे प्रेसिडेंट बोला करते हैं और डिप्टी स्पीकर को हम डिप्टी प्रेसिडेंट बोलते हैं। यही टर्म जो है 1947 तक कंटिन्यू रहती है। यहाँ पे फ्रेडरिक वाइट जो है फर्स्ट स्पीकर बनते हैं और सच्चिदानंद सिन्हा जो है फर्स्ट डिप्टी स्पीकर बनते हैं। फिर 1925 में विठल जी पटेल यहाँ पे फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड स्पीकर बनते हैं। ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में यहाँ पे लाया जाता है कि प्रेसिडेंट का टर्म जो हम प्रेसिडेंट बुलाते हैं स्पीकर को उसको चेंज करके हम अब से स्पीकर बुलाएं। ठीक है, स्पीकर बुलाएं। लेकिन ये आगे इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है तो अभी भी हम उनको प्रेसिडेंट ही बुलाते हैं। ठीक है। फिर 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद में जीवी मावलंकर जो है यहाँ पे हमारे स्पीकर बनते हैं जिनका टेन्योर रहता है 1946 से 1956 तक।